बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, प्लाज्मा फ़िज़िक्स के सिलसिले में आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर सिंगल पार्टिकल मोशन से रिलेटेड है। प्लाज्मा में आप जानते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं और वो पार्टिकल्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक हैं या फिर नॉन स्टैटिक हैं, स्पेशली चेंज हो रहे हैं या टाइम वेरिंग हैं। इनके लिहाज से चार्ज पार्टिकल की मोशन पे फ़र्क पड़ता है, असर आता है, उसका इफ़ेक्ट होता है। तो अब हम वन बाय वन देखेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में कि एक सिंगल चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसका मोशन वो कैसे बिहेव करता है, उसका किस तरह का मोशन होता है। तो आज का हमारा इस सिलसिले का पहला लेक्चर है चार्ज पार्टिकल मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ पे जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो मौजूद है और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ना टाइम के लिहाज से ना स्पेस के लिहाज से। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस वक्त हमने इसको अज्यूम किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मौजूद नहीं है। In dense plasmas, Coulomb forces couple particles, so bulk motion of plasma is significant. जहाँ पे प्लाज्मा में पार्टिकल्स बहुत डेंस होते हैं, डेंस का मतलब ये है कि जहाँ पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं, उनकी नंबर डेंसिटी हाई होती है, ऐसे में जो उनके आपस में कूलम्ब फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्शन की भी रिपल्शन की भी, वो एक दूसरे के साथ उनका इतना ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनता है, उनकी इतनी इंटरेक्शन होती है कि प्लाज्मा में फिर हम उस प्लाज्मा का बल्क मोशन कंसिडर करते हैं, यानी एज ए होल प्लाज्मा के पार्टिकल्स ओवरऑल वो किस तरह से मूव कर रहे हैं हम वो देखते हैं। In rarefied plasmas, charged particles do not interact with one another significantly, so motion of each particle can be treated independently. लेकिन वो प्लाज्मास जिनमें जो थिन होते हैं, जिनमें पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, वो उनके दरमियान कूलम्ब फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। ऐसे में अगर हम सिंगल पार्टिकल का मोशन, हर सिंगल पार्टिकल का मोशन इंडिपेंडेंटली कंसिडर करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे भी हम एक ऐसा प्लाज्मा कंसिडर कर रहे हैं जो रेरिफाइड है, जिसमें पार्टिकल ज़्यादा क्लोज नहीं है, ताकि हम सिंगल पार्टिकल मोशन जो है उसको कंसिडर कर सकें। अगर हमारे पास सिंगल पार्टिकल मोशन है, उसका मैस m है, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में उस पे जो फोर्स एक्ट करेगी, उस फोर्स को क्या कहते हैं? उसको लॉरेंट्ज़ फोर्स कहते हैं। और लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या होती है? F इज़ इक्वल्स टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, जिसमें F को हम लिख सकते हैं m dv by dt, दैट इज़ इक्वल्स टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, E due to electric field and V cross B due to magnetic field, which is valid for non-relativistic motion. V is very very less than C. Non-relativistic motion वो होता है जहाँ पे आप पार्टिकल की मूव करने की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड से बहुत ही स्मॉल हो। तो लेकिन अगर हमारे पास पार्टिकल्स बहुत हाई स्पीड के हैं, बहुत हाईली स्पीड पे मूव कर रहे हैं, तो फिर हम रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स हमें शामिल करने पड़ेंगे, यानी हमारे पास जो मैस है वो कांस्टेंट नहीं होगा, बल्कि इट वुड बी m0 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। लेकिन फॉर सिंप्लीफिकेशन हम इन दिस केस हम नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन ही लेंगे। अच्छा जी, अब हमारी पहली सिचुएशन मैंने जो पहले भी आपको बताई अभी, कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। अब हम देखते हैं कि इसमें पार्टिकल कैसे बिहेव करता है। इफ़ मोशन ओनली सब्जेक्ट टू स्टैटिक एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। इसमें क्या हुआ, इसमें जो ई का फैक्टर था वो ज़ीरो हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ई ज़ीरो है, तो लॉरेंस फोर्स जो है वो रिड्यूस होके बन गई एम डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। अब आपने क्या किया, इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे डॉट प्रोडक्ट v से ले लें। ये आ गया v डॉट एम डी वी बाई डी टी और इधर आ गया v डॉट क्यू वी क्रॉस बी। अब m हाफ डी वी डॉट वी डिवाइडेड बाय डी टी, ये जो चीज़ है ये और ऊपर ये दोनों एक ही बात है। यानी अगर आप v डॉट वी का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इस ये डेरिवेटिव जो है ये इसके इक्वल आएगा v डॉट एम डी वी बाई डी टी के। आप डेरिवेटिव ले लें, इसको ओपन करके देख लें, ये इसके इक्वल आएगा। तो यहाँ हम इसको, इस टर्म को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। अब जब हमने इसको रिप्लेस करने का मकसद क्या है, अब ये देखें v डॉट वी हो गया v स्केयर, m चूँकि कांस्टेंट है आप इसको ब्रैकेट के अंदर ले आएँ, ये m v स्केयर हो गया। ये 2 भी कांस्टेंट है, इसको भी आप ब्रैकेट में ला सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपके पास हो गया d बाई डी टी बाहर आ गया और दैट इज़ इक्वल्स टू एम वी स्केयर बाई 2। तो ये जो एम वी स्केयर बाई 2 दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है। और इस साइड पे जो राइट हैंड साइड इक्वेशन की, उसमें आप देखें कि इसमें v डॉट वी क्रॉस बी आ गया। तो चूँकि ये v रिपीट हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो क्रॉस प्रोडक्ट का ये जो v क्रॉस b का जो भी चीज़ आएगी वो v के क्या होगी, v जो है वो चूँकि v इज़ परपेंडिकुलर टू b, तो इसलिए ये टर्म जो है ये आपकी ज़ीरो हो जाएगी। तो इस साइड पे आपके पास आ गया d बाई डी टी एम वी स्केयर बाई 2 इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर आप दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करें तो इसका आंसर क्या बनेगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक है, यूनिफॉर्म है, तो पार्टिकल जो चार्ज पार्टिकल जो उसमें मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, उस पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करता। सिंस फोर्स इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, और जो फोर्स एक्ट करती है पार्टिकल के मोशन के लिए, जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है वो उस पार्टिकल के मोशन के ऑलवेज परपेंडिकुलर है, इसलिए नो वर्क इज़ डन विद दैट फोर्स। अब हम थोड़ा सा इसका डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। हम इसमें हमने क्या किया, अ चार्ज पार्टिकल हैज़ अ सिंपल साइक्लोट्रॉन जायरेशन। जो पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो वो जायरेट करना शुरू कर देता है। वो सर्कल में घूमता है और घूमते घूमते वो थोड़ा सा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ निकल जाता है, और इसको आप कहते हैं सर्कुलर जायरेशन या साइक्लोट्रॉन जायरेशन इसको बोलते हैं। The equation of motion of a particle of charge q and mass m in a static uniform magnetic field B is। अब पीछे जो हमने दोबारा से वही बात डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो लॉरेंस फोर्स होगी एम डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। लेट्स अज्यूम दैट मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अलॉन्ग जी एक्सिस। हम इसमें ये अज्यूम कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमने अलॉन्ग द जी एक्सिस अप्लाई किया है, या फिगर में देख लें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ अलॉन्ग द जी एक्सिस। अगर मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द जी एक्सिस है तो फिर उसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा उसका, और वो कंपोनेंट होगा बी जी कैप। इसमें बी एक्स कैप भी ज़ीरो होगा, बी वाई कैप भी ज़ीरो होगा, और सिर्फ एक ही कंपोनेंट इसका होगा बी जी कैप। वी हैव इक्वेशन ऑफ मोशन इन कंपोनेंट फॉर्म एज। अब ये जो इक्वेशन 1 है इसको आपने कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। कंपोनेंट की फॉर्म में मतलब इसका सबसे पहले हम इस इक्वेशन में x कंपोनेंट लेंगे, इसका सिर्फ x कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि ये वेलोसिटी वेक्टर है तो इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे। एक होगा वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जी के, और इसी तरह आप इसको वेलोसिटी इधर भी इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, और ये मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ एक कंपोनेंट है बी जी कैप, यानी या बी के कैप, उसको दोनों तरह से आप इसको कह सकते हैं। यूनिट वेक्टर को आप किसी भी शक्ल में लिख लें, फ़र्क नहीं पड़ता।
तो अब हमने कंपेयर करना है इस इक्वेशन को और कंपोनेंट वाइज इनको सेपरेट करना है। तो पहला कंपोनेंट हम x के लिहाज से लिखेंगे, x के लिहाज से इसको लिखेंगे। x के लिहाज से हमारे पास आ जाएगा m डी वी एक्स, ठीक है, यानी वेलोसिटी का x कंपोनेंट m डी वी एक्स बाई डी टी। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, दैट इज इक्वल्स टू दूसरी साइड पे आपके पास आ गया q। अब v क्रॉस b का x कंपोनेंट लिखना है। याद रखें v क्रॉस b का x कंपोनेंट, ना v का अलग से ना b का अलग से, v क्रॉस b का x कंपोनेंट लिखना है। तो हम v क्रॉस b का x कंपोनेंट लिखने के लिए हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं और उसको खोल लेते हैं ताकि आपको v क्रॉस b का x, y और z कंपोनेंट तीनों इसके वाजे हो जाएं। तो ये मैंने साइड पे इसका डिटर्मिनेंट बनाया v क्रॉस b का। इसमें देखें ऊपर x कैप, y कैप, z कैप और पहले आपने लिख लिया वी एक्स, वी वाई, वी जी और b के कंपोनेंट्स ये ज़ीरो और ये तीसरा कंपोनेंट बी जी। तो आप इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लें। सॉल्व करने पे आपके पास x कंपोनेंट v क्रॉस b का आ रहा है वी वाई बी माइनस ज़ीरो और y कंपोनेंट आ रहा है वी एक्स बी माइनस ज़ीरो और z कंपोनेंट इसका ज़ीरो माइनस ज़ीरो ये आ रहा है। तो अब ये हमें आसानी हो जाएगी v क्रॉस b के x, y और z कंपोनेंट्स यहाँ से देखने में। अच्छा जी, अब x कंपोनेंट क्या था? ये था वी वाई बी माइनस ज़ीरो यानी कि वी वाई बी। तो वी वाई बी इधर आ गया और साथ में q आ गया। ये आपका पहल इक्वेशन जो है ये x कंपोनेंट में आपने इसको लिख लिया। अच्छा, अब ये जो डी वी एक्स बाई डी टी है, डी वी एक्स बाई डी टी को आप वी एक्स डॉट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई x कंपोनेंट में एम वी एक्स डॉट इक्वल्स टू क्यू बी वी वाई, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको y कंपोनेंट के लिहाज से सेपरेट करें। इसका y कंपोनेंट इस इक्वेशन का क्या बनेगा? m डी वी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू, अब इधर से q तो आ गया और v क्रॉस b का y कंपोनेंट क्या है? माइनस वी एक्स बी, माइनस वी एक्स बी। तो यहाँ पे आ गया माइनस वी एक्स बी। तो यहाँ से अगेन हमने डी वी वाई बाई डी टी को वी वाई डॉट लिख लिया और इक्वल्स टू माइनस क्यू बी वी एक्स, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 2 एंड दिस इज़ इक्वेशन 3। इसके नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। अब हमने तीसरा जो था वो था एम डी वी जी बाई डी टी यानी x z के लिहाज से। तो जब हमने इसको z के लिहाज से लिखा दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। v क्रॉस b इसमें ज़ीरो है x z कंपोनेंट उसका, तो वो ज़ीरो आ गया। तो ये इसको हमने लिख लिया एम वी जी डॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अच्छा जी, अब इसमें देखिएगा कि हमने इक्वेशन 2 जो पीछे थी, देखें दोबारा से इक्वेशन 2 एम वी एक्स डॉट इक्वल्स टू क्यू बी वी वाई, ठीक है। इसका डबल डेरिवेटिव ले लें। इसका अगेन डेरिवेटिव अगर आप लेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा एम वी एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू क्यू बी डी वी वाई बाई डी टी या वी वाई डॉट, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा वी वाई डॉट और उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि इक्वेशन 3 में से वी वाई डॉट की वैल्यू निकालेंगे और जो हमने ये डेरिवेटिव इक्वेशन का लिया था, डबल डेरिवेटिव लिया था, वहाँ पे जो वी वाई डॉट आ रहा है उसमें ये पुट कर देंगे, यानी इक्वेशन 3 को इस जगह पे हम पुट कर देंगे। इसको हमने कुछ ऐसे किया, टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 2 एम वी एक्स 2 डॉट इक्वल्स टू क्यू बी वी वाई डॉट और फिर एम वी एक्स डबल डॉट इज इक्वल्स टू क्यू बी और हमने वी वाई डॉट की वैल्यू इक्वेशन 3 से निकाली और यहाँ पे डाल दी। ये बन गया माइनस क्यू बी ओवर एम वी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्यू बी है और यहाँ पे है क्यू बी ओवर एम। तो आप ये करें कि इसको इस साइड का m इधर ले आएँ तो ये भी बन जाएगा क्यू बी ओवर m। तो दो क्यू बी ओवर m हो गए, तो इसका स्केयर हो गया, क्यू बी ओवर m का स्केयर हो गया और साथ में वी एक्स आ गया। इस साइड पे रह गया वी एक्स 2 डॉट और साथ में ये नेगेटिव साइन बाहर आ गया। अच्छा, अब अगर आप इसको गौर से देखें, आप इस ये जो माइनस वाली टर्म है ये सारी उठा के आप इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ तो ये बन जाएगा वी एक्स डबल डॉट प्लस क्यू बी ओवर एम होल स्क्वायर वी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। ये बन गई एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्यू बी ओवर एम जो है इसकी डायमेंशंस जो है वो
किसके इक्वल आती हैं, ये फ्रीक्वेंसी के इक्वल आती हैं। तो ये इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का नाम देंगे, और यहाँ पे चूँकि ये साइक्लोट्रॉन जायरेशन की फ्रीक्वेंसी है, तो हम यानी पार्टिकल जब जायरेट करता है तो ये उस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है, जायरेशन की फ्रीक्वेंसी है, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। इसलिए हम इसको QB/m को डिफ़ाइन कर देंगे एज ओमेगा सी। ये देखें यहाँ पे नीचे मैंने डिफ़ाइन भी किया है, ओमेगा सी इज़ इक्वल्स टू मॉड ऑफ Q, क्योंकि Q जो है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, दोनों की फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तो मॉड ऑफ Q हमने लिखा और QB/m, ठीक है। तो ये इसको हमने ओमेगा सी का नाम दिया। अब आप ये QB/m को ओमेगा सी कहेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, Vx2 डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर Vx इक्वल्स टू 0। ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसको अभी फ़िलहाल हम यहीं पे छोड़ते हैं। अच्छा, अब ऊपर से दोबारा से हम पिछली स्लाइड पे जाएं। यहाँ पे ये जो इक्वेशन 3 थी, पहले हमने क्या किया था, इक्वेशन 2 का डेरिवेटिव लिया था और इक्वेशन 3 को इसमें जब डेरिवेटिव लेके यहाँ पे पुट कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 का डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, mv/2 डॉट इक्वल्स टू माइनस QB/Vx डॉट। अब ये जो Vx डॉट की वैल्यू है ये हम इक्वेशन 2 में से निकालेंगे और यहाँ पे लाके डाल देंगे, और फाइनली हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, Vx2 डॉट और फिर m को इधर ले जाएंगे तो ये बन गया Vy2 डॉट इक्वल्स टू माइनस QB/m होल स्क्वायर Vy। ठीक है, अगेन इसको भी, इस फैक्टर को भी आप ओमेगा सी स्क्वायर का नाम दे देंगे और ये फिर इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा Vy2 डॉट प्लस ओमेगा सी का स्क्वायर Vy। ठीक है जी, ये हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी हम ओमेगा सी इज इक्वल्स टू QB/m को साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, हम इसको जायरो फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं या फिर लार्मर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अब इससे पहले से भी फेमिलियर है। ये साइड पे अगर हम एक फिगर देख रहे हैं, ये देखें ज़रा, ये जी एक्सिस जो है इसको हमने इस साइड पे लिया हुआ है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये एक पॉजिटिव पार्टिकल इसमें जनरेट किया गया है एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द जी एक्सिस। जब ये इस तरह से जायरेट करेगा, ये आगे इसको प्रोजेक्ट किया गया है और एवरी टाइम इसकी जो वेलोसिटी है वो है वी वेलोसिटी से, ये देखें ये वेलोसिटी वी का वेक्टर बनाया गया है, यानी जितने एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया गया है मैग्नेटिक फील्ड में वो वेलोसिटी का वेक्टर ये वी बना हुआ है। अच्छा, अब ये जो वी वेक्टर है इसके टू कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट इसका होगा वी परपेंडिकुलर और दूसरा कंपोनेंट होगा वी पैरेलल। वी पैरेलल एक्चुअली वो इसके वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है दैट इज़ अलोंग द जी एक्सिस। ये वी पैरेलल और वी परपेंडिकुलर हमने जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लिए हैं वो हम इसके मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से ले रहे हैं। वी पैरेलल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है इसमें से जो जी एक्सिस के अलोंग है, और वी परपेंडिकुलर वो वेलोसिटी है जो वी एक्सिस के जी एक्सिस के परपेंडिकुलर है। यानी जो पार्टिकल जब सिर्फ सर्कल में मूव करेगा, एक कंप्लीट सर्कल में मूव करेगा, एक कंप्लीट सर्कल में मूव करेगा, तो उस कंप्लीट सर्कल में हर पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट वुड बी अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल एंड इट इज़ वुड बी इक्वल्स टू वी परपेंडिकुलर। और जब ये आगे की तरफ जी एक्सिस की तरफ प्रोपेगेट करेगा, यानी सर्कल से जब थोड़ा सा आगे की तरफ ये मूव करना शुरू होगा तो उसकी जो वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी से ये आगे 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 जाएगा वो वेलोसिटी जो है वो वी पैरेलल होगी। हम पिछली फिगर को भी देखते हैं, ये देखें यहाँ पे हमने सिर्फ एक सर्कल लिया, यानी जो जी एक्सिस के अलोंग तो जो उसकी वेलोसिटी होगी वो वी पैरेलल होगी, उसको फ़िलहाल हम नहीं देखते इस फिगर में, उसको हम नहीं देख रहे, हम सिर्फ उसकी एक कंप्लीट जायरेशन यानी एक कंप्लीट सर्कल में उसका मूव करना देख रहे हैं। तो अब अगर ये एक कंप्लीट सर्कल में मूव करता है तो ये एक्स और वाई प्लेन में मूव करेगा, यानी इसकी जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होंगे जब सर्कल में मूव कर रहा है तो वो एक्स कंपोनेंट होगा एंड वाई कंपोनेंट होगा, और एक्स और वाई कंपोनेंट को मिला के जो टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इन अ सर्कल बनेगी वो वी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात इसको। और ये वी परपेंडिकुलर, ये देखें यहाँ ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल,
और जो फोर्स एक्ट कर रही है इट इज़ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो इसको जायरेट करवा रही है ये मैग्नेटिक फोर्स है और ये इसको सर्कल में जायरेट कर रही है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रही है। अब यहाँ पे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो जब ये एक एक्स और वाई प्लेन में ये मूव करता है एक सर्कल में, तो इसकी वेलोसिटी वी एक्स और इसकी वेलोसिटी वी वाई जो है उन पे क्या इफ़ेक्ट होता है। जी, यहाँ से अब हमने देखने के लिए हमने क्या किया, ये जो पीछे इक्वेशन बनाई थी, ये देखें ये इक्वेशन वी एक्स प्लस वी सी स्केयर वी एक्स इक्वल्स टू वी एक्स डबल डॉट प्लस वी सी स्केयर वी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जब हम जनरल सोल्यूशन लेंगे तो वो जनरल सोल्यूशन हमारे पास आ रहा है वी एक्स इज इक्वल्स टू ए ई रेस्ट टू पावर आयोटा प्लस माइनस ओमेगा सी टी प्लस डेल्टा। ठीक है, इसमें यही वही जो कांस्टेंट लार्मर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी और ई रेस्ट टू पावर आयोटा प्लस माइनस इसलिए क्योंकि चार्ज पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव भी होता है और चार्ज पार्टिकल जो है वो नेगेटिव भी होता है। और इसके अलावा ये है कि ड्यूरिंग जायरेशन पॉजिटिव साइड पे भी पार्टिकल, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भी पार्टिकल मूव करता है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी आता है। तो इस लिहाज से हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हमारे पास आएंगे, लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो चार्ज को डेजिग्नेट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब इसमें देखें कि ए ई रेज टू पावर आयोटा प्लस माइनस ओमेगा सी टी प्लस डेल्टा, इसमें ए क्या है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या कांस्टेंट, चूँकि हम वेलोसिटी हम फाइंड कर रहे हैं तो जाहिर है कि ये मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। तो आपको पता है जब सर्कल की जायरेशन में जो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी है वो है वी परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा वी परपेंडिकुलर, और यहाँ पे ये जो डेल्टा है ये फेज़ को डेजिग्नेट कर रहा है। तो फेज़ हम ऐसा चूज़ कर लेते हैं कि हम इनिशियल फेज़ को ज़ीरो ले लेते हैं, तो इसलिए इस लिहाज से हम फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन, तो ये डेल्टा आपका ज़ीरो आ जाएगा। तो फिर बाकी का आपके पास क्या बचेगा, अब ये सोल्यूशन वी एक्स इक्वल्स टू वी ए की बजाय आ गया वी परपेंडिकुलर ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा सी टी। और इसमें हम चार्ज को हम लेते हैं कि हमने पॉजिटिव चार्ज को प्रोजेक्ट किया था मैग्नेटिक फील्ड में, तो पॉजिटिव चार्ज अगर प्रोजेक्ट होगा तो फिर इसलिए हम इसको सिर्फ पॉजिटिव ले रहे हैं। ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा सी टी, ये वी एक्स आ गया। अब ये देखें ये वी एक्स क्या शो कर रहा है, ये वी एक्स शो ये कर रहा है कि जैसे जैसे पार्टिकल जायरेट करता है उसके उसका एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी में एक्सपोनेंशियली चेंज आता है, एक्सपोनेंशियली उसकी एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, ये शो कर रहा है। अब इसी इक्वेशन को अगर आप वी एक्स है तो वी एक्स को आप लिख सकते हैं वी एक्स डॉट भी लिख सकते हैं, आपको पता है क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है दैट डी एक्स बाई डी टी, तो इस लिहाज से हम इसको एक्स डॉट लिख लेते हैं। ये आ गया वी परपेंडिकुलर ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा सी टी, वेयर वी परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव कांस्टेंट representing the speed of the particle in the plane perpendicular to the magnetic field B। ये मैंने अभी आपको बताया कि V परपेंडिकुलर जो है एक तो ये कि वो कांस्टेंट है, दूसरा ये कि वो पॉजिटिव कांस्टेंट है। अच्छा, V परपेंडिकुलर जो है इसमें Vx भी आता है, इसमें Vy भी आता है। V परपेंडिकुलर क्या होगा, दैट वुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें वी एक्स चेंज होगा जब पार्टिकल जायरेट करेगा, वी एक्स चेंज होगा, वी वाई चेंज होगा, लेकिन वी परपेंडिकुलर कांस्टेंट ही रहेगा। हमने अब वी एक्स तो फाइंड कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से हम लेंगे वी एक्स डॉट दैट इज़ इक्वल्स टू इक्वेशन 2 से हमने जो इनिशियली जो शुरू की इक्वेशन 2 थी वहाँ से हमने दोबारा से वी एक्स डॉट की वैल्यू यहाँ पे ली, वी एक्स डॉट इज़ इक्वल्स टू क्यू बी ओवर एम वी वाई। ठीक, और इसके लिहाज से हम देख रहे हैं कि वी एक्स डॉट इज़ इक्वल्स टू, अब ये जो आपके पास क्यू बी ओवर एम है इसको आप ओमेगा सी लिख सकते हैं। तो चूँकि ये हमने इसमें क्यू को मॉड का नाम देना होता है, तो अगर आप मॉड को खोलते, यहाँ पे मॉड नहीं लिखा हुआ है ना, तो इसलिए अगर आप मॉड को खोलते हैं तो प्लस माइनस साइन आता है, तो इस लिहाज से हमने ये प्लस माइनस यहाँ पे लिखा। तो बाकी क्यू बी ओवर एम जो है वो ओमेगा सी आ जाएगा।
वी वाई, इसको हमने यहाँ पे भी बताया है, ओमेगा सी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ क्यू बी ओवर एम। जब मॉड को खोलते हैं तो ये बन जाएगा प्लस माइनस क्यू बी ओवर एम। तो यहाँ पे हमने वी एक्स डॉट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा सी वी वाई लिखा। तो वी वाई को जब हमने यहाँ से अलग किया तो वो बन जाएगा वी वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 ओवर ओमेगा सी वी एक्स डॉट, प्लस माइनस 1 ओवर ओमेगा सी वी एक्स डॉट। ठीक है जी, फर्दर इसको लिखेंगे वी वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 ओवर ओमेगा सी वी एक्स डॉट। हमने यहाँ से वी एक्स डॉट हमने क्या किया, taking derivative of equation 7 and using here। अब यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन थी, ये वाली, ये देखें यहाँ पे ये जो ऊपर आ रही है वी एक्स इज इक्वल्स टू वी परपेंडिकुलर ई रेस्ट पर आयोटा ओमेगा सी टी। ठीक है, अगर आप इसका डेरिवेटिव ले लें, वी एक्स को ले लें वी एक्स डॉट, इसका अगर आप डेरिवेटिव लें तो क्या बनेगा, डेरिवेटिव इसका बनेगा वी परपेंडिकुलर ई रेस्ट पर आयोटा ओमेगा सी टी, और साथ में आ जाएगा आयोटा ओमेगा सी, इसका ई का जब आप अलग से डेरिवेटिव लेंगे तो ये टोटल बन गया आयोटा ओमेगा सी वी परपेंडिकुलर ई रेज टू पावर ओमेगा सी टी। ये इसका डेरिवेटिव लेके ये जो आपने इक्वेशन 2 से वी वाई की वैल्यू निकाली थी उसमें वी एक्स डॉट आ रहा था, वहाँ पे आप इस डेरिवेटिव को पुट कर देंगे। तो इस लिहाज से आपके पास वी वाई बन जाएगा प्लस माइनस आयोटा, इसमें ओमेगा सी से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस आयोटा वी परपेंडिकुलर ई रेस्ट पर आयोटा ओमेगा सी टी। ठीक है जी, अब ये जो वी वाई की वैल्यू आ रही है, अब ये देखें यहाँ पे ये वी एक्स की वैल्यू आपने डायरेक्ट सोल्यूशन लेके ली है और वी वाई की वैल्यू आपने वी एक्स का डेरिवेटिव लेके आपने वी वाई की वैल्यू निकाली है। तो वी वाई को आप वाई डॉट भी लिख सकते हैं, वाई डॉट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा वी परपेंडिकुलर ई रेस्ट पर आयोटा ओमेगा सी टी। हमने वी वाई को इंडिपेंडेंटली नहीं लिया, एक चीज़ हमने इंडिपेंडेंटली ली है जिसमें वी एक्स की वैल्यू हमने इंडिपेंडेंटली ली है, और फिर हमने वी वाई की वैल्यू जो ली है वो डिपेंडेंट है वी एक्स की वैल्यू के साथ, वो रिलेटेड है। अगर हम दोनों को इंडिपेंडेंटली लेंगे तो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करेंगी, इसलिए हमने इससे वी एक्स का डेरिवेटिव लेके फिर हमने उससे वी वाई की वैल्यू डिराइव की है। अब हमारे पास एक्स डॉट की वैल्यू आ गई इक्वेशन 7 में और वाई डॉट की वैल्यू आ गई इक्वेशन 8 में। इसको हम फर्दर एनालाइज करते हैं। अच्छा जी, ये जो हमारे पास इक्वेशन 7 में आई थी एक्स डॉट की वैल्यू, उसको इंटीग्रेट कर लें। जब आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ रही है इंटीग्रेशन में आपके पास ये आएगी वी परपेंडिकुलर ई रेस्ट पर आयोटा ओमेगा सी टी डिवाइडेड बाय आयोटा ओमेगा सी प्लस एक्स नॉट, प्लस एक्स, ये एक्स नॉट क्या है, दिस इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसको आप जब कैंसिल, कुछ टर्म्स इसमें कैंसिल होंगी, ये जो नीचे 1 ओवर आयोटा है इसको आप ऊपर एज माइनस आयोटा लिख सकते हैं। माइन तो ये फर्दर बन गया एक्स इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा वी परपेंडिकुलर ओमेगा सी ई रेस्ट पर आयोटा ओमेगा सी टी प्लस एक्स डॉट एक्स नॉट। इस एक्स नॉट को इस साइड पे ले आए तो आपके पास बन जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू माइनस आयोटा आर एल ई रेस्ट पर आयोटा ओमेगा सी टी। ये आर एल कहाँ से आ गया, आर एल है लार्मर रेडियस। आपको पता है कि जो चीज़ डायरेक्ट करती है उसमें होता है वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है, या फिर आर इज इक्वल्स टू वी ओवर ओमेगा। अब यहाँ पे आप देखें वी भी आ रहा है, ओमेगा भी आ रहा है, वी ओवर ओमेगा आ रहा है, वी परपेंडिकुलर है यानी सर्कल में जायरेट करने की वेलोसिटी, ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी है सर्कल में जायरेट करने की, तो वी परपेंडिकुलर ओमेगा सी इसको आप डिफाइन करेंगे एज लार्मर रेडियस, तो इसको आप लार्मर रेडियस कहेंगे, इसको आर एल कह दें। ठीक है जी, अब आपने इसको ऐसे डिफाइन कर लिया v परपेंडिकुलर ओमेगा सी। फर्दर आप इसमें ओमेगा सी की वैल्यू डाल दें तो ये लार्मर रेडियस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं एम वी परपेंडिकुलर ओवर मॉड ऑफ क्यू बी। इसको आप न्यूमेरिकल्स में बहुत जगह लार्मर रेडियस फाइंड करना होता है तो आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं। जिस तरह आपने x की वैल्यू इस तरह से निकाली, इसी तरह y डॉट को इंटीग्रेट करें और उसके बाद इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास इस तरह की इक्वेशन आएगी y माइनस वाई डॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस वी परपेंडिकुलर ओमेगा सी ई रेस्ट टू पर आयोटा ओमेगा सी टी।
ठीक है जी, इक्वेशन 9 एंड 10 आपके पास अब दो आ रही हैं। आप इन दोनों को ज़रा, अगर आप इनको ओपन करें, यानी ई को ओपन करें, ई क्या होगा, ई को आप लिख सकते हैं कॉस ओमेगा सी टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा सी टी, ऐसे लिख सकते हैं ना। और इसी तरह इसमें भी आप ई को कॉस ओमेगा सी टी प्लस ओमेगा साइन प्लस आयोटा साइन ओमेगा सी टी लिख सकते हैं, ई को इस फॉर्म में लिख लें। और उसके बाद उनके सिर्फ रियल पार्ट ले रहे हैं। इसमें क्या होगा कि चूंकि बाहर आयोटा है, वो बाहर वाला आयोटा जब अंदर जाएगा तो कॉस के साथ आयोटा लग जाएगा और साइन के साथ ऑलरेडी आयोटा है, तो ये आयोटा उस साइन वाले आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके उसको माइनस साइन ओमेगा सी टी कर देगा। वो माइनस साइन ओमेगा सी टी और ये बाहर वाला माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर आप इस इक्वेशन में सिर्फ रियल पार्ट को कंसीडर करेंगे तो वो इस तरह से आ जाएगा, x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू आर एल, आयोटा को आप अंदर ले गए थे और कॉज के साथ चूँकि आयोटा आ रहा था वो इमेजिनरी में आ जाता है, तो इसलिए साइन के साथ आयोटा नहीं आ रहा, तो साइन हमारा रियल में आ गया, साइन ओमेगा सी टी, ये आपके पास रियल पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन आ गया। सेम इसी तरह इसको भी आप कॉज और साइन की फॉर्म में लिखें। अब इसमें चूँकि बाहर आयोटा नहीं है तो इसलिए कॉज के साथ आयोटा नहीं आएगा, साइन के साथ आयोटा है, तो साइन इमेजिनरी में आ गया, कॉज जो है वो रियल में आ जाएगा। तो इस इक्वेशन का जो रियल पार्ट है वो इस तरह से लिखा जाएगा, y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस आर एल कॉज ओमेगा सी टी। ये देखें, ये ई रेस्ट बार आयोटा ओमेगा सी टी इज इक्वल्स टू कॉज ओमेगा सी टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा सी टी। दस द सिंगल पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर पाथ। ये आप इक्वेशन देख रहे हैं x माइनस एक्स नॉट की और फिर y माइनस वाई नॉट की, ये किसकी इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन है। तो हम कह सकते हैं कि सिंगल पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ उसने एक्स वाई प्लेन में उसने एक सर्कुलर पाथ डिफाइन किया। जब वो मूव किया, उसको प्रोजेक्ट किया गया, तो प्रोजेक्ट करने के बाद वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग नहीं जाएगा, वो किसी और डायरेक्शन में ही नहीं जाएगा, बल्कि वो मैग्नेटिक फोर्स के असर में वो एक सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करेगा और उस सर्कल की ये इक्वेशन बन रही है। और उसका रेडियस कितना होगा, लार्मर रेडियस होगा v परपेंडिकुलर ओमेगा सी, और ये जो प्लेन है ये b के यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। अब इसमें x नॉट क्या है, y नॉट क्या है, उस सर्कल का सेंटर के पॉइंट्स हैं, यानी सेंटर जो है इसका सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होंगे, सर्कल है तो सर्कल के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो अगर आप उसी पॉइंट पे ओरिजिन ले लें तो ये एक्स नॉट वाई नॉट क्या हो जाएंगे, ये 0 0 हो जाएंगे। लेकिन अगर जो है ओरिजिन उस जगह पे नहीं है, ओरिजिन कहीं और है, तो एक्स नॉट और वाई नॉट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स नॉट और वाई नॉट कहलाएंगे। और इसको आप बोलते हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं, या इस पॉइंट को बोलते हैं गाइडिंग सेंटर। ठीक है, द सेंटर एक्स नॉट वाई नॉट ऑफ द सर्कल इज़ नोन एज गाइडिंग सेंटर। ये गाइडिंग सेंटर है। अगर तो ऑल द टाइम यही पॉइंट इस और जो सेंटर के यही कोऑर्डिनेट्स रहे तो इसका मतलब है कि गाइडिंग सेंटर जो है वो फिक्स है। लेकिन अगर चेंज होते जाएं, ये सेंटर शिफ्ट होता जाए, तो फिर हम कहेंगे कि गाइडिंग सेंटर जो है वो शिफ्ट हो रहा है, वो किसी और पोजीशन पे जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें ज़रा फिगर में, आप देखें ये v परपेंडिकुलर, ठीक है, ये फोर्स q v परपेंडिकुलर क्रॉस b, ये लार्मर रेडियस, और ये जो पॉइंट है सेंटर में ये होगा x, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x नॉट y नॉट। अच्छा, अब ये जो सर्कल डिफाइन हुआ है, ये सारी सिचुएशन जो है ये इस तरह से जायरेट कर रहा है, यानी इट इज़ जायरेटिंग इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ आउट ऑफ पेज, ये डॉट की सूरत में मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ पेज है, और पार्टिकल जो है इस तरह से जायरेट कर रहा है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये पार्टिकल कौन सा है जो आउट ऑफ पेज मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में क्लॉकवाइज जो है वो जायरेट कर रहा है, ये पॉजिटिव पार्टिकल है, q इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव है। और अगर नेगेटिव पार्टिकल होगा तो वो उसकी जायरेशन इसी मैग्नेटिक फील्ड में इसी तरह से इसकी ऑपोजिट होगी। ये देखें, ये एंटी क्लॉकवाइज जो है ये जायरेट कर रहा है, और ये कौन सा पार्टिकल है, ये नेगेटिव पार्टिकल है।
तो ये जो इनके सेंटर हैं जो भी, उनके कोऑर्डिनेट्स x नॉट y नॉट कहलाएंगे। और उसके बाद सर्कल के जिस भी रिम पे, जिस भी जगह ये पार्टिकल होगा, उस जिस भी टाइम पे होगा, वहाँ पे इनके कोऑर्डिनेट्स x और y कहलाएंगे। इस पार्टिकल की पोजीशन x और y कोऑर्डिनेट से जाहिर होगी। द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज़, अब इसका एक सर्कल में जो टाइम पीरियड है रोटेशन का वो होगा 2 पाई ओवर ओमेगा सी। ओमेगा सी की वैल्यू लगा दें 2 पाई m ओवर क्यू बी। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड में जब आपने इसको प्रोजेक्ट किया एक कंप्लीट सर्कल में, तो इसने जायरेट कर लिया। ये देखें वो फिर से यहाँ पे जो क्लॉकवाइज राइट है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इट इज़ फॉर द आयन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फॉर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, तो या नेगेटिव आयन कह लें। हेलिकल मोशन क्या है इसमें? इन एडिशन टू दिस मोशन, यानी एक तो ये मोशन है जो पर प्लेन में सर्कल होगा। देर इज़ एन ऑर्बिटरी वेलोसिटी v पैरेलल अलोंग द b। हमने जिसका शुरू में भी जिक्र किया कि इसकी कुछ वेलोसिटी जो है वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द बी, जो कि मैग्नेटिक फील्ड से बिल्कुल इफेक्ट नहीं होती। सो द पार्टिकल एडवांसेस अलोंग और अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। तो या तो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे 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 बढ़ता जाएगा, यानी एक तो वो घूमता भी जाएगा और आगे आगे भी बढ़ता जाएगा, या फिर घूमता तो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट वो बढ़ता जाएगा। और उसकी वेलोसिटी बढ़ने की जो है वो v पैरेलल है। एंड एट द सेम टाइम इट जायरेट्स अबाउट b, और b के अबाउट वो जायरेट भी करेगा। द ऑर्बिट विल बी अ हेलिक्स विद b एज एक्सिस। तो फिर टोटल ऑर्बिट ये देखें ये b बनेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ये जो इस तरह ये v वेलोसिटी है, इसकी इस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ की तो वो ये v परपेंडिकुलर बन रही है, ये अलोंग द b ये v पैरेलल बन रही है। अब ये देखें ये पार्टिकल जो है ये एक कंप्लीट सर्कल में घूम के फिर वहीं पे घूमता नहीं रहेगा, बल्कि ये आगे एडवांस करेगा v पैरेलल के साथ और आगे मूव करेगा। फिर ये एक कंप्लीट सर्कल में घूम के ये थोड़ा सा और आगे की तरफ एडवांस कर जाएगा, फिर ये थोड़ा सा और आगे की तरफ एडवांस कर जाएगा, फिर ये थोड़ा सा और आगे की तरफ एडवांस कर जाएगा। तो देखें ये इसका ये पॉइंट, इसका जो गाइडिंग सेंटर था, गाइडिंग सेंटर की वेलोसिटी यानी गाइडिंग सेंटर भी आहिस्ता 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 ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन गाइडिंग सेंटर ना तो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। यानी गाइडिंग सेंटर जो है वो उसकी पोजीशन भी फिक्स है और वो आहिस्ता आहिस्ता गाइडिंग, हर सर्कल का सेंटर जो है वो सर्कल के साथ साथ जैसी v पैरेलल है उतनी ही वेलोसिटी से गाइडिंग सेंटर जो है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। प्लाज्मास जो हैं वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। डायमैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब क्या हुआ कि अगर प्लाज्मा के जो जैसे चार्ज पार्टिकल्स हैं वो जायरेट करता है, तो चार्ज पार्टिकल का अपना एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, और वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट हो तो हम कहते हैं कि ये डायमैग्नेटिकली बिहेव कर रहा है। यानी अप्लाइड पार्टिकल का अपना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे तो ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर है। तो प्लाज्मा में भी ऐसा ही होता है। हम इसको इस तरह से देख सकते हैं, अंडर द सिचुएशन v पैरेलल इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया, यहाँ पे हम कहते हैं कि v पैरेलल 0 है, यानी पार्टिकल सिर्फ जो है एक सर्कल में जायरेट कर रहा है। अब उसको जायरेट करने के लिए फोर्स कौन सी चाहिए, क्यू वी क्रॉस बी चाहिए। क्यू वी क्रॉस बी जो है इट मस्ट एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। ये हमेशा ऑर्बिट के सेंटर में होती है क्योंकि वी और बी दोनों के परपेंडिकुलर होना होता है। वी और बी के दोनों के फोर्स जो है वो उसने परपेंडिकुलर होना होता है और उसकी डायरेक्शन बनती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जायरेशन की डायरेक्शन, पार्टिकल की जायरेशन की डायरेक्शन हमेशा इस तरह से होती है कि जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इज ऑपोजिट टू द एक्सटर्नली इम्पोज्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, प्लाज्मा पार्टिकल्स देयरफॉर टेंड टू रिड्यूस द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड।
तो प्लाज्मा के पार्टिकल जायरेट इस तरह से करते हैं, जैसे मैंने पीछे अभी आपको बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन में जायरेट करता है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जायरेट करता है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जायरेट करता है। तो ये क्यों ऐसा करते हैं, ये अपोज करें, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करें। ये देखें यहाँ पे ये फिगर, यहाँ पे ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज अगर इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हमने देखा है कि ये हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जायरेट करेगा। अब ये देखें ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जायरेट कर रहा है, तो आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ज़रा इसके साथ कर्ल करें। तो जब आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो आपका थंब जो है वो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन शो करेगा, यानी चार्ज पार्टिकल का जो डाइपोल मोमेंट है वो किस डायरेक्शन में होगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। आप देख रहे हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन है, जबकि जो डाइपोल मोमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि प्लाज्मा के पार्टिकल्स दे टेंड टू अपोज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो डेफिनेटली इसकी ऑपोजिट मूव करेगा, और वो जो है चूँकि वो नेगेटिव है इसलिए वो भी जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को इन एनी सेंस वो भी इसको अपोज ही कर रहा है। तो ओवरऑल इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का इफ़ेक्ट जो है उसको रिड्यूस करता है, प्लाज्मा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के इफ़ेक्ट को रिड्यूस करता है, इसलिए हम कहते हैं कि प्लाज्मा का बिहेवियर जो है वो नेचुरली वो क्या है, वो डायमैग्नेटिक है। अब हमने मैग्नेटिक मोमेंट की बात की, तो मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लेते हैं। द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद सर्कुलेटिंग करंट। अब ये चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलेटिंग करंट बना रहा है, क्योंकि एक सर्कल में वो घूम रहा है, तो वो एक सर्कुलेटिंग करंट है। तो हम मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की डेफिनेशन होती है म्यू इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई बाय ऑर्बिटल एरिया। तो करंट क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। एक सर्कल का टाइम पीरियड, सर्कल में घूमने का टाइम पीरियड t है, चार्ज की वैल्यू का, चार्ज का मैग्नीट्यूड q है। तो ऑर्बिटल एरिया क्या होगा, ऑर्बिटल एरिया एक सर्कल का एरिया है और वो है पाई आर एल स्क्वायर। आर एल क्या है, सर्कल का लार्मर रेडियस है। तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें। t की वैल्यू हमने पीछे फाइंड की 2 पाई ओवर ओमेगा c, और आर एल जो है लार्मर रेडियस, v परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा c। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बन रहा है हाफ एम वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओवर b, ठीक है। ये हमारे पास इसकी मैग्नेटिक मोमेंट हम इसको कहेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हमारे पास बन गई हाफ एम वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओवर बी। हाफ एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसको आप काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी को WL लिख रहे हैं, वेयर WL इज इक्वल्स टू हाफ एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर इज द पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द ट्रांसवर्स वेलोसिटी V परपेंडिकुलर। यानी ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो V परपेंडिकुलर के साथ एसोसिएटेड है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है।